प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा संविधान के बारे में। अब कहाँ तक आप लोग पहुँचे और क्या समझे? भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, अभी और मैं बताऊँगा आप लोगों को। अब इसमें पहले तो आपने ये समझा कि संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि संविधान जो है सिर्फ कांग्रेस के सदस्यों ने बनाया था। ये बात भी नहीं है, क्योंकि उसमें अनेकों सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस की बात से ज़्यादा कांग्रेस की बात को ज़्यादा मानते ही नहीं थे, अपनी बातों से ही ज़्यादा महत्व रखते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो संविधान सभा थी उसमें सारे ही समाज के लोग थे, पूरे समाज के लोग थे, और ऐसा नहीं है कि सारे कांग्रेसी ही थे। उसमें सारे दल, उस समय के जो दल थे उन दलों के नेता थे, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और जो दूसरे बहुत सारे दल थे जातियों के अलावा, जो दूसरे दल थे वो भी उसमें शामिल थे। और दूसरा, सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। ये मैंने आपको बता दिया कि समाज उस सभा में, संविधान सभा में, कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थे, अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। और तीसरा, सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक है बलदेव सिंह, जन्म हरियाणा, सफल उद्यमी थे और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। ठीक। उसके बाद एक हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, वकील थे, इतिहासकार और भाषाविद रहे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे। अब जो संविधान सभा जो बनी, उस संविधान सभा में एक नाम नहीं था और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो नाम आखिर संविधान सभा में क्यों नहीं है। जो इतना बड़ा काम कर रहा है देश के लिए, उसका नाम आखिर संविधान सभा में क्यों नहीं है? आखिर वो व्यक्ति कौन था, देखते हैं। अब यहाँ पर हम संविधान के अनेक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, कि उस समय हमारे संविधान बनाने वाले लोग संविधान के बारे में क्या सोच रहे थे। यह काम हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी जरूरी है। और ये है सब संविधान की प्रस्तावना में, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक। अब देखते हैं, इनमें एक जो बड़ा नाम नहीं था, मैंने आपको बताया था, वो किसका नाम नहीं था संविधान सभा में? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे उस समय, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका, जो गांधी जी अपनी पत्रिका निकाला करते थे, यंग इंडिया में, उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा है संविधान के बारे में कि मैं कैसा संविधान चाहता हूँ। तो गांधी जी संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन अपनी राय देते रहते थे संविधान सभा के सदस्यों को। तो उन्होंने कहा, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी। और भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे?
हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा समय तक लंबा चला या यह अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ये कहा था भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 1891 और मृत्यु 1956। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रारूप, जो मैंने आपको बताया था, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी और बाद में स्वतंत्र भारत में पहली सरकार में कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कहे जाते हैं। अब जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के बाद आखिर में देखते हैं हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण जो उन्होंने पढ़ा था और दिया था उस दिन, उसको देखें, याद करें। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय तक किसी राष्ट्र की बची हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानी में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे, उन्होंने कहा था। ठीक। अब सबने ज़्यादातर एक ही बात की है कि संविधान, गांधी जी ने कहा था कि गरीबों के लिए और अमीर गरीब का भेद ना हो, इस टाइप की बात की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य को देखने की बात की थी, कहा था इतिहास में जो हो चुका है, दुख बहुत रहे हैं। अंबेडकर ने कहा था जाति वगैरह या फिर ये दूसरी तरीके की जो बातें असमानताएं हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक संविधान कैसे पूर्ण होगा। अनेकों बातें इन्होंने कही हैं। अब संविधान का दर्शन क्या रहा, देखते हैं संविधान का मेन महत्व क्या था। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरू होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। देखते हैं, प्रस्तावना को सावधानी से पढ़ते हैं और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। किसमें?
प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं। संयुक्त भारत के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित कराते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का था। ये किसका था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। उसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि हमें अपने इतिहास में हुए अन्याय को जो हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, यहाँ से शुरू होती है इसकी प्रस्तावना या उद्देशिका, उसको ध्यान से सुने। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने हुए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटें और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकार, मानव अधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावना और फलने फूलने की स्वतंत्रता हो, और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लाखों लोगों की या हमारे लोगों की रक्षा करे। ये इसमें वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है। किसमें? दक्षिण अफ्रीका के। मैंने आपको दो प्रस्तावनाएं सुनाई, एक अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, और दूसरा हम अफ्रीका के लोग, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका के लोग, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग और हम संयुक्त राज्य के लोग। ठीक। अब हम पढ़ते हैं अपने भारत के संविधान की उद्देशिका। ठीक। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है? भारत का संविधान है, उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की परिभाषा है। इसमें बंधुता का मतलब ऐसा है कि हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझे। समता का अर्थ है इसमें कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक। और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। गणराज्य की बात जहाँ पर आती है, गणराज्य कहा गया है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों का यानी जनता द्वारा चुना हुआ होगा, वो गणराज्य कहलाएगा। गणराज्य जनता का राज्य। स्वतंत्रता किसे कहा गया? स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह का अमल करें, इस पर कोई अनुचित या पाबंदी नहीं है। न्याय आपको मालूम है, नागरिकों के साथ उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में लिखी हैं। ठीक है, इनको आप लोग समझें।
अब इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान ने जो संविधान बनाया है भारत के लिए, उसमें संस्थाएं बनाई हैं कि कैसे देश चलेगा, है ना। अब उन संस्थाओं का स्वरूप क्या होगा, कैसे वो संस्थाएं बनेंगी, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है।